हेलो एवरीवन। आज हम बीपीएससी ट्री 3 का पहला लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम ज्योग्राफी की क्लासेस को देखेंगे। अभी मैंने इस सीरीज को एनसीईआरटी सीरीज के तहत चालू किया है, जिसके अंतर्गत जो भी एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो अभी क्योंकि छठी और सातवीं की किताब मर्ज नहीं हो सकती। मर्ज मतलब इसे एक साथ हम छठी से लेके 11वीं तक नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए हम छठी और सातवीं को अलग अलग पढ़ेंगे। बट आगे की जो भी लेक्चर्स आएगी छठी और सातवीं चैप्टर समाप्त होने के बाद, तो हम फिर उसमें क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट अगर दूसरे सब्जेक्ट दूसरे क्लास के से टकराती है, जैसे पर्यावरण अगर 8वीं क्लास में दी हुई है, वही चीज़ें 10वीं में दी है, वही 12वीं में दी है, तो हम तीनों को मर्ज करके पढ़ेंगे। जिससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारी टाइम बच जाएगी और हम एक ही चीज़ में एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसा कि हमने पहले बोला था कि पीआरटी के लिए ये लेक्चर आने वाले दिनों में भी निःशुल्क रहेगा, ठीक है। बट उसके अलावा जितने भी है क्लासेस, उसके लिए हमने 3500 रखा है। इसका कारण ये है कि उसमें बहुत डीप पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो उसमें लक्ष्मीकांत की एक एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ चीज़ें एनसीईआरटीज़ की पढ़नी पड़ेगी, है ना। अगर हिस्ट्री आपको पढ़नी है तो उस हिस्ट्री में बहुत डीप में पढ़नी होगी, बिपिन चंद्रा सर की बुक, स्पेक्ट्रम की बुक। तो वो जो मेहनतें होंगी, तो उन मेहनत के लिए एक तो चार्जेज है, दूसरी चार्जेज ये है कि मतलब ये जो चार्ज है ये मेरा पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ठीक है ना। किस यूज के लिए है उसको मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहूँगा, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ज्योग्राफी का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने पहले हाईलाइट कर दिया है, इसलिए कि हमारी टाइम बचेगी। तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिंदु आप देखेंगे कि पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। पूर्ण चंद्रमा मतलब ये चंद्रमा जो है, अगर ये हमें पूरा दिखाई देता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णिमा के दिन है, ठीक है। और अगर ये आधा दिखाई देगी तो फिर हम कहेंगे चंद्रमा है अपनी अवस्था में, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, या नए चंद्रमा की रात को अमावस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जब इस पूर्णिमा का दिन ख़त्म होता है, क्योंकि पूर्णिमा में पूरी फिलअप रहती है, मतलब पूरी चंद्रमा दिखती है, बट 15 दिन के बाद क्या होगा, या तो ऐसे आधा दिखेगा, है ना, या फिर ऐसे देखोगे तो ऐसे थोड़ा दूर दिखेगा। तो इसे क्या कहेंगे, अमावस की रात कहेंगे, यानी थोड़ा अंधेरा रहेगा और थोड़ा उजाला रहेगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आजकल बीपीएससी में ट्रेंड बदला, इसलिए मैंने इसे शामिल किया, कि हम दिन के समय चंद्रमा, एक सेकेंड, एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। मतलब जब दिन के समय सूरज की रोशनी पड़ती है, मान लो ये सूरज की रोशनी है, ठीक है। तो जब सूरज की रोशनी दिन में किसी, ये आईना है, चलो आईना नहीं, मान लो ये कोई आदमी है ना, ये कोई आदमी है, तो दिन के समय सूरज की रोशनी क्यों नहीं देख पाता, क्यों आंखें चिलमिलाने लगती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूरज के अधिक तेज प्रकाश के कारण हम दिन के समय के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें चमकती हैं ना आंखों पे, तो आंखें चिलमिलाने लगती, इस कारण हम सूरज की रोशनी को नहीं देख पाते। सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती, उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं।
जैसे तारे है ना, ये रात के समय में क्या कहते हैं, चमकते। चंद्रमा भी एक तरीके का खगोलीय पिंड की श्रेणी में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चमकते हैं। उल्का पिंड, तो ये सब क्या है, खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते, और इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि सूर्य क्या है, तो सूर्य भी एक तारा है जो क्या करता है, चमक देती है। अगला पॉइंट है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। आप यहाँ चित्र में इस चीज को देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप इस चित्र को देखिए, अलग अलग चीजें हैं, कहीं से सितारे हैं, कहीं दूर से है, तो इस सभी को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और नक्षत्र मंडल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, ये सब क्या नक्षत्र मंडल के उदाहरण है। मान लो इसी का नाम होगा बिग बियर, हमें क्या पता, है ना। हो सकता है इसी का नाम हो अर्सा मेजर, तो ये सब क्या है, नक्षत्र मंडल। तो एग्जाम में पूछेगा कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो यह एक नक्षत्र मंडल है। और नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो नक्षत्र मंडल जितने छोटे छोटे तारे हैं, जितने ये सब के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ कि स्मॉल बियर या सप्तऋषि, ये क्या होता है, 7 तारों का समूह होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी नक्षत्र मंडल का ही भाग है। वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि स्मॉल बियर का अन्य नाम क्या है, तो वो सप्तऋषि है। और सप्तऋषि कितने रंगों से बना है, तो वो 7 तारों का समूह है ना। तो उसे क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण के लिए तारों की सहायता लेते थे। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्राचीन समय के लोग दिशा का निर्धारण करने के लिए, दिशा मतलब अगर एक आदमी यहाँ खड़ा है तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट या वेस्ट, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये दिशा जो है ये उत्तर की है, ये दिशा पूरब की है, ये पश्चिम की है, सॉरी ये दक्षिण की है, ये पश्चिम की है। तो वो क्या करते थे, तारों का सहारा लेते थे, तारों की तरफ देखते थे, और जिधर वो घूमते थे, मान लो इधर घूमे तो इधर क्या है, चलो उत्तर है ना। क्यों? क्योंकि ये तार इधर घूम रहे हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, है ना। और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। अब एग्जाम में पूछेगा कि हम ध्रुव तारा को कैसे जान सकते, तो सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते। सप्तऋषि क्या है, ये 7 तारों का एक क्या है, समूह है, जो कहाँ रहता है, नक्षत्र मंडल में। देखो, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहते हैं, ग्रह। जैसे जो प्लानेट है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ के पास क्या अपना कोई प्रकाश है, नहीं, ये सन से ऊर्जा लेती है। सन से क्या मिलती है, इसे रोशनी मिलती है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, जो कहाँ से, दूसरे से प्रकाश लेते हैं, न कि उनके खुद के पास प्रकाश होता है। एक बेसिक सा सवाल पूछा था कि पृथ्वी ग्रह का नाम कैसे पड़ा, तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है ग्रह का नाम। इसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रामक, यानी चारों ओर घूमने वाला। तो पूछेगा कि ग्रह का अर्थ क्या होता है, तो चारों ओर घूमने वाला जो हाँ, जो ग्रह है, पिंड है, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ये देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, और ये छल्ले क्या है, विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टी है। पिंड मतलब मान लो एक पिंड, अभी मैंने ऊपर बताया ना पिंड किसे कहते हैं, तो मान लो एक पिंड है, इसी का एक समूह होगा, है ना, ये समूह होगा, और इस समूह को क्या कहेंगे, टोटल को छल्ला। तो छल्ला कहाँ कहाँ है, किसके चारों ओर है,
बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। तो ये याद रखना आप। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए। अब हम सौर मंडल में आ गए, सौर मंडल की स्थिति। तो ये जो चारों ग्रह हैं, ये चारों ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह मतलब सूर्य के जो नज़दीक ग्रहों में है वो कौन है? ये चारों ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये किससे बने? चट्टानों से बने। तो एग्जाम में पूछेंगे। ये सब मैं परिभ्रमण कल आगे पढ़ाऊंगा। और उसके बाद बाह्य ग्रह कौन है? जो सूर्य से बहुत दूर है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, प्लूटोनम, है ना, नेपच्यून को वही प्लूटोनम इसे कहते हैं। और ये किससे बने हैं? तो ये तरल पदार्थों से बने हैं, गैस और तरल में। आंतरिक ग्रह किससे बने हैं? आंतरिक, तो वो बने हैं आपके चट्टान से। बट ये किससे बने हैं? तरल पदार्थ और गैसों से। तो ये आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। ये जितने भी बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आइए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बिंदु है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो होता है सूर्य देवता को कहा जाता है। तो पहला प्रश्न बनेगा कि सोल किसे कहते हैं? तो सोल सूर्य देवता को कहते हैं। और ये किनकी कहानियों में सोल सूर्य देवता होते थे? तो रोमन कहानियों में, जो रोमन वासी थे उनकी कहानियों में। चंद्रमा के बारे में देखिए, चंद्रमा एक उपग्रह है और यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। और ये सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। जिस तरीके से हमारा पृथ्वी यानी अर्थ इस प्यारा सूरज से रोशनी प्राप्त करता है ना, उसी तरीके से चंद्रमा भी किससे रोशनी प्राप्त करता है? तो सूरज से ही, ठीक है, मून, ठीक है। ये भी किससे रोशनी प्राप्त करता है? सूरज से, ये भी सूरज से। और चंद्रमा ही एकमात्र उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, ठीक, खत्म। और चंद्रमा क्या? उपग्रह है, नॉट ग्रह। ग्रह का मतलब क्या हुआ? जो अपनी ऊष्मा तो प्राप्त करता है बाहरी पदार्थ से, और साथ में साथ वो स्वतंत्र रूप में अवस्थित रहता है ना। अब अगला हम देखते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल में बहुत से पदार्थ, बहुत से ग्रह हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी, शनि, बुध सब है। तो पहला हम देखते हैं कि इस ग्रह का, सौर मंडल में सूर्य भी आता है ना। सूर्य सौर मंडल में होता है, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। तो ये पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि अब मोर देन वन ऑप्शन आ रहे हैं। तो पूछेंगे कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ? सूर्य से हुआ। 8 ग्रह, 8 ग्रह में कौन आएंगे? पृथ्वी, शनि, बुध जो भी है, शुक्र। उसके बाद उपग्रह, उपग्रह जैसे चंद्रमा, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो बहुत सारे हैं ना। और इस सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो यह है सूर्य, मतलब सबसे मेन सौर मंडल का कौन है? सूर्य। अगला एक और पॉइंट है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। मतलब जियो मतलब क्या होता है? भूगर्भिक, यानी पृथ्वी के गर्भ की संरचना, है ना। ग्राफी मतलब उसका मानचित्रण। तो पृथ्वी का विवरण ज्योग्राफी का अर्थ होता है। सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है। और यह गर्म गैसों से बना है। आपको पता है कि सूर्य का टेम्परेचर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है ना, क्षुद्र ग्रह है, सबका स्रोत कौन है? रोशनी का, प्रकाश का। तो वो है हमारा सूर्य। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो 15 किलोमीटर दूर है।
देखो एक यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है कि सूर्य से उनके दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम याद रखने का तरीका, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मतलब जितना भी दूरी होगा तो सबसे नज़दीक कौन है, एम से, एम सबसे अनुसार दूरी के अनुसार, तो एम से क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, एम से क्या होगा मार्स, भी से वेनस, ई से अर्थ, सॉरी एम से मरकरी होगा, मार्स तो आगे आएगा ना, मंगल, मंगल के बाद आता है ना फिर बृहस्पति, तो जे से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ आपको धीरे धीरे। अब हम पढ़ते हैं अगला बुध के बारे में, है ना, जो पृथ्वी के क्या है, सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी के कौन है, तो वो पृथ्वी है। यहाँ पे आप फोटो देखिए, है ना, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, फिर वेनस शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूरी है। तो मैंने एक बार में फ़ोटो दिखा दी, आप फोटो देख लीजिएगा अच्छे से, मैं नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में। तो हम पढ़ रहे थे बुध के बारे में, है ना, बुध ग्रह के बारे में। तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से कितना दिन लगता है, तो 88 दिन। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट सूर्य के बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लूटो जो था ये पहले ग्रहों की श्रेणी में था, लेकिन अगस्त 2006, याद रखिएगा डेट पूछते हैं, अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया कि प्लूटो को आपसे क्या कहा जाएगा, बौना ग्रह। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछेगा कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, तो खगोल पिंडों का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। और आर्यभट्ट क्या थे, प्राचीन खगोल शास्त्र थे, जिन्होंने बताया था ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर, सॉरी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले किसने बताया था, तो आर्यभट्ट जी ने। अब हम पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी कैमा ग्रह है, तीसरा ग्रह है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ठीक ना, ये ऐसे अंडाकार नहीं है, ये कहीं चपटी है, कहीं उभड़ है, कहीं खावड़ है, तो इसलिए क्या कहते हैं, भू आव, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। मतलब ये कहीं पे इसका चपटा होगा, है ना, कहीं पे उभड़ा होगा, कहीं पर्वत, कहीं पठार मैदान, तो अलग अलग क्षेत्र हैं। अब देखिए, प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, और सूर्य को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, उसके प्रकाश को 8 मिनट। कितने मिनट, 8 मिनट। पृथ्वी का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का 2 सतह जो है, मतलब 2/3 सतह, यानी 33 दूना 66, लगभग 66 से 67% क्या है पृथ्वी का, पानी से ढका हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह, है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, पहले वैज्ञानिक थे या पहले व्यक्ति थे जो कहाँ पहुँचे, चंद्रमा पे। हो सकता है कभी कभी डेट पूछ दे, तो 21 जुलाई 1969 को। अब है चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, और इसका व्यास पृथ्वी का कितना है, 1/4 भाग, यानी अगर पृथ्वी का व्यास 100% है तो चंद्रमा का कितना होगा, 25%। ठीक है,
अब देखो पूछेगा कि कृत्रिम पिंड क्या है, यानी कृत्रिम उपग्रह क्या है। तो कृत्रिम उपग्रह जो होता है मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे इसरो का मिशन अभी गया था, चलो चंद्रयान है ना, हम सब जानते हैं चंद्रयान। तो ये क्या है, ये कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है ना, जो क्या करेगा, यहाँ से हम जब प्रक्षेपण करेंगे तो वो जाके चंद्रमा के सतह का अध्ययन करेगा, है ना, और हमें बताएगा कि वहाँ पानी है कि नहीं है, जीवन की आशा है कि नहीं। तो आपको पता है कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, पानी की कमी है, ठीक है। अब देखिए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करती है, तो 27 दिनों में। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछेगा। तो असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक है ना। असंख्य मतलब कई संख्याओं में होंगे ऐसे ऐसे क्षुद्र ग्रह, ठीक ना, जो क्या करते हैं, सूर्य, ये मतलब सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर ऐसे असंख्य जो पिंड हैं ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं इसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं ना, मतलब छोटा ग्रह, मान लो क्षुद्र से छोटा, है ना, छोटा ग्रह। और एग्जाम में पूछेगा कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी छोटी बिंदुएं हमें नहीं बताते हैं बहुत से लोग। तो कहाँ पाया जाता है, तो मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच। अगला देखिए उल्का पिंड किसे कहते हैं, तो उल्का पिंड में वही क्या है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसे उल्का पिंड कहते हैं। और यही उल्का पिंड जब कभी कभी हमारे पृथ्वी पर गिरती है तो क्या बनते हैं, गार्ज, यानी गड्ढा बना देते हैं, और वो गड्ढा धीरे धीरे बन के क्या हो जाता है, आइलैंड बन जाता है, द्वीप, है ना। आइलैंड देखे हुए आप, गोवा द्वीप, अभी मोदी जी जो गए थे लक्षद्वीप, वो क्या है, एक द्वीप है। वहाँ आज न कल कभी उल्का पिंड गिरा होगा जिससे वहाँ के क्षेत्र में ज़मीन से पानी निकला और एक वो वीरान पानी वाला जगह सुंदर सा बन गया। अब पूछेगा कि आकाश गंगा या मिल्की वे किसे कहते हैं, तो लाखों तारों का समूह है। यहाँ देखिए कितना समूह, यहाँ तारा, यहाँ तारा, यहाँ तारा, यहाँ तारा, ये सबका समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। अब पूछेगा कि प्राचीन भारत में आकाश गंगा की कल्पना कैसे की गई थी, तो इसे एक बहती नदी से की गई थी, ठीक है। और यही जब लाखों आकाश गंगाएं मिलती है तो हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जब लाखों तारा मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, आकाश गंगा की। और जब लाखों आकाश गंगा मिलती है तो ब्रह्मांड की निर्माण होती है। ये देखिए सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे है, एक कोई लड़की है, तो सबसे नज़दीक क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर में क्या है, सौर मंडल है। और सौर मंडल में क्या है, 8 ग्रह मिलते हैं, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह सब है। और सौर मंडल के ऊपर क्या है, आकाश गंगा। और जब आकाश गंगा के ऊपर क्या है, ब्रह्मांड, ये पूरा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड, जो कैसे बना है, लाखों आकाश गंगाओं को मिलने से। आकाश गंगा कैसे बना है, लाखों तारों को मिलने से। तारा कहाँ मिलता है, तो सौर मंडल के चारों तरफ लाखों की संख्या में क्या होता है, तारा मंडल, ठीक है, तारा, सॉरी। अब कुछ हम अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं पहला चैप्टर का। तो वो है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है, पृथ्वी है हमारा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार, है ना। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, मैंने बताया मंगल एवं बृहस्पति ग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। डैश के एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे डैश कहते हैं। तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण कहते हैं उसे क्या कहते हैं, तारामंडल, ठीक है ना। मतलब एक तारों का समूह है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, विभिन्न रूपों का निर्माण करेगा ना। और जब ये तारा का समूह बहुत ज़्यादा होगा तो आकाश गंगा का निर्माण होगा। और इसी जब समूह को सिर्फ क्या कहेंगे, सिर्फ समूह को तारामंडल कहेंगे ना, जहाँ सिर्फ तारा होते हैं।
लेकिन जब ये लाखों तारा हो जाएगा तब उसके समूह को क्या कहेंगे? आकाशगंगा। और जब लाखों आकाशगंगा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? ब्रह्मांड। यही चीज़ अभी मैंने बताया, तारों के एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा है ना। और अगर ग्रहों में पूछेगा तो आप देख लीजिएगा, और शुक्र ग्रह होगा और ऐसे मंगल ग्रह होगा पृथ्वी के सबसे करीब, ठीक है। डैश सूर्य के तीसरे सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होती, वो सब प्रकाश और उष्मा किससे लेते हैं? वो सूर्य से लेते हैं। जितने भी ग्रह, पिंड, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, जितने सब। तो ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर, है ना। आपको पता है कि मैंने पहले बताया पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यहाँ देखिए थोड़ा चपटी है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है ना। और ये क्या झुकी हुई है? कितने डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है अक्ष पर। तो पृथ्वी अपना घूर्णन कितना डिग्री पर करती है? 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर घूमी हुई घूर्णन करती है। ये देखो यहाँ पे 66.5 डिग्री अक्ष है ना, और ऐसे ही ना घूमती है ना। तो